Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief summary of your chapter 12, that is in nutrition. Let's start. कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम खाना क्यों खाते हैं? खाने में ऐसा क्या है कि जिसे अगर हम नहीं लेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे? Well, इसका आंसर ये है कि we all need the food for maintenance of our life. खाने के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें एनर्जी और हमारी बॉडी की सेल्स की रिपेयर और ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं. इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि बॉडी के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट या बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रही हो. अब ये जो एनर्जी होती है ये किस तरीके से ली जाती है, इसकी बेसिस पे हम लोग लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहले होते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफिक, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दे डोंट नीड एनी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. दूसरे होते हैं हेटरोट्रोफ्स जो कि हमारे जैसे होते हैं. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट से फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं एंड दे कैन नॉट क्रिएट देयर ओन फूड. अब अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करूँ तो वी ऑल नो कि एनिमल्स या लिविंग थिंग्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक सिर्फ प्लांट्स हैं, यानी ओनली प्लांट्स हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट द फूड. लेकिन स्टिल प्लांट को भी इन्वायरमेंट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए. बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आप लोग खाना बनाएं लेकिन आपके पास इंग्रेडिएंट्स ना हो तो आपका खाना नहीं बन सकता. प्लांट्स के ये न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं. बायो एलिमेंट्स यानी कि बायो मीन्स के लिविंग थिंग्स को वो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्लांट्स के अंदर किसी ना किसी जगह पे ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. और अगर इनमें से एक ज़रा से भी न्यूट्रिएंट की कमी पेशी हो जाए तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसको बैडली इफ़ेक्ट पड़ता है. अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स जो होता है वो कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं. यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम लोगों ने अभी बात की है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन समटाइम्स प्लांट कुछ ऐसे इन्वायरमेंट पे रह रहे होते हैं जहाँ या तो अपनी फूड प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता या अगर होता है तो उनके लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे नहीं मिलते. सो दैट्स वाई प्लांट्स जो होता है वो कुछ ऐसे अडॉप्ट लैंड के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे अडेप्शन करते हैं जिसकी वजह से जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स या उनके जो होता है अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं. इनमें सबसे पहले बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, कि वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो डेड मटेरियल के ऊपर जो होता है जिंदा रहते हैं. देन वी हैव द पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फिर हमारे पास सिम्बायोटिक होती है और आखिर में इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन होती है. तो सेप्रोट्रॉफिक में एज द नेम शो कि ये वो न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर प्लांट्स या कोई भी लिविंग थिंग जो होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव कर होता है. ज़्यादातर बैक्टीरियाज एंड फंजाई होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे सर्वाइव करें. देन हमारे पास आती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ये वो न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर प्लांट जो होता है वो किसी और ऑर्गेनिज्म से फूड को सक कर रहा होता है या फूड ऑब्टेन कर रहा होता है. इसमें कॉमन एग्जांपल जो है वो डोडल प्लांट की एंड मिसलटो की है, यानी ये जो पौधे होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं और उनके अंदर से एनर्जी जो होता है वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं. फिर आखिर में हमारे पास सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होती है. सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज द नेम शो कि ये प्लांट्स जो होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होता है वो क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स की जो सॉइल या प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स जो दूसरे एनिमल होता है वो उनको जो होता है वो कुछ एक खास न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर होता है. जैसे इस केस में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और इन रिटर्न प्लांट उसे शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेगा. तो इन सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से जो होता है वो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट में इजीली अडेप्टेबल या इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की जो कि कीड़े खाते हैं. यस, इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट के अंदर से स्मॉल मेमल्स और इंसेक्ट्स को जो होता है वो किल करके डाइजेस्ट कर रहे होते हैं. तो इनके अंदर जो होता है वो हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज हैं. एक है पिचर प्लांट, देन वी हैव द वीनस फ्लाई ट्रैप
और आखिर में सन ड्यू प्लांट। और ये प्लांट जो होता है ये साउथ एशिया या स्पेशली इंडिया में ये प्लांट जो होता है ये कॉमन है। उसके बाद हम प्लांट्स के बाद डिस्कस कर लेते हैं हम एनिमल्स को। एनिमल्स भी जो होता है वो प्लांट्स की तरह डिफरेंट वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट है कि प्लांट्स मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन एनिमल्स क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स है, सो दैट्स वाई सारे एनिमल्स किसी एक ख़ास कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। अब उनका वो जो फूड लेने का तरीका है उसकी बेसिस पे हम इनको फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासीफाई करें। पहले बात करते हैं डेट्रीवोर्स की। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं और डेड ऑर्गेनिक वेस्ट पे जिंदा रहते हैं। इनमें कॉमन एग्जांपल अर्थवर्म की है। देन वी हैव द हर्बीवोर्स, एज द नेम शो कि ये प्लांट ईटर होते हैं। फिर हमारे पास आती है कार्निवोर्स जो कि मीट ईटर हैं। ओमनीवोर्स जो कि मीट और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। फिर हमारे पास फिल्टर फीडर्स आते हैं। फिल्टर फीडर वाटर के अंदर से जो होता है वो फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और उनको यूज़ करते हैं एज देयर फूड सोर्स। फिर हमारे पास आते हैं फ्लूइड फीडर। ये वो होते हैं जो कि फूड को जो होता है वो फ्लूइड फॉर्म में सक कर रहे होते हैं। ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। देन वी हैव द मैक्रोफेगस फीडर्स। ये वो होते हैं जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को या लार्ज चंक ऑफ फूड को जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और उसको इंजेस्ट और डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो किसी होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं और अपनी सारी फूड उन्हीं होस्ट से जो होता है वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं। इनमें जो होता है हमारे पास दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं। एक वो जो कि ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। और फिर वो होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, इनको हम लोग एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। यहाँ तक तो थी एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात। अब हम बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। अब अगर देखा जाए तो प्लांट्स को तो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वो हैं आपके पास वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। लेकिन ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फूड में अलग से नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो देन एनिमल्स हैव डिजाइंड अ सिस्टम जो इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में से इन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए या सक करने के लिए यूज़ होता है, और इस सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम 5 प्रोसेसेस के थ्रू अपने फूड को जो होता है वो डाइजेस्ट करता है और उसमें से न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं इंजेशन। इसके अंदर जो होता है वो फूड जो होती है वो माउथ तक लेके जाते हैं और माउथ के अंदर जो होता है डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। फिर होती है डाइजेशन। डाइजेशन में फूड माउथ तक लेके जाने के बाद हम इसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हैं बाय रिलीजिंग सर्टेन ग्लैंड एंजाइम्स, और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये बॉडी जो होती है ये हमारी एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये एब्जॉर्प्शन के बाद जो होता है वो फूड या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द होल बॉडी, ताकि इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म किए जा सकें। और आखिर में जो हमारे पास फूड के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या वेस्ट पार्ट होते हैं उनको हम अपनी बॉडी से डिस्कार्ड कर देते हैं बाय अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड द इजेशन। अब ये सारी चीज़ें तो हमने 5 प्रोसेसेस डिस्कस कर लिए, लेकिन वी ऑल नो कि हमारे पास यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये इन सारों में डिटेल में होते हैं, यानी कि ये 5 प्रोसेसेस एक सिंगल सेल में भी होंगे और एक ह्यूज एनिमल जो कि मल्टी सेलुलर होगा उसमें भी होंगे। तो इन वो कैसे होते हैं इनको अंडरस्टैंड करते हैं बाय स्टडिंग द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में हमारे पास सबसे पहला आता है अमीबा। अमीबा एज अ नेम शो कि ये यूनिसेलुलर है, लेकिन डाइजेशन के अंदर इन 5 प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आएगा, अमीबा उसके करीब जाएगा, उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, सराउंड करके फूड वैक्यूल क्रिएट कर देगा, एंड देन ये फूड वैक्यूल जो होता है वो उसके अंदर एंजाइम्स आएंगे, डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद ये फूड एब्जॉर्ब होगी और जो रिमेनिंग फूड होगी वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर थ्रो कर दी जाएगी। इसी तरह उसके बाद अगर हम लो ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, यानी कि वह एनिमल्स जो कि मल्टी सेलुलर तो होते लेकिन उनमें प्रॉपर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं होती, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनमें जो होता है सबसे पहले हाइड्रा आता है। हाइड्रा अपने एनिमल या अपने जो आसपास के अंदर जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं उनको जो होता है वो पहले पैरालाइज करता है। पैरालाइज करने के बाद अपने टेंटिकल्स को यूज़ करके उन्हें अपने माउथ के अंदर ले जाता है। फिर माउथ के अंदर लेके जाने के बाद जो होता है उनके कैनाल के अंदर से सर्टेन एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करते हैं
और ये जो इंटरनल कैविटी होती है उसके अंदर से जो सेल्स होते हैं वो इनको एंजाइम्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसके बाद इनकी पूरी बॉडी के अंदर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एनर्जी। फिर हम बात करते हैं इसके बाद थोड़े हाई ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की, जिनको हम लोग वर्म्स कहते हैं। वर्म्स दे आर स्पेशल इन अ सेंस कि इनके अंदर जो था वो प्रॉपर माउथ जो था सिस्टम डेवलप हो गया था। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं और ये जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी इट मीन्स उतना ज़्यादा जो होगा वो एंजाइम्स जो होंगे वो एक्ट करेंगे फूड के ऊपर, उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं कॉकरोच की। वर्म्स के बाद जो कॉकरोच थे ये वो इंसेक्ट्स थे जिन्होंने अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑर्गन या प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो डेवलप किया था। अगर आप इस कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो इसमें सबसे पहले जो फूड होती है वो एंटर होती है माउथ में पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद वो क्रॉप के अंदर जो होता है वो स्टोर हो जाती है। फिर क्रॉप से जो होता है वो फूड गिजर्ड में जाती है, गिजर्ड से जो होता है वो इन कॉइल ट्यूब्स के अंदर मूव होती है, एब्जॉर्ब होती है और जो रिमेनिंग फूड या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है एंड देन इससे जो होता है वो बाहर इजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह जो होता है वो कॉकरोच अपनी डाइजेशन को कंप्लीट कर रहा होता है। इन सारे एनिमल्स को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग मेमेलियंस को स्टडी करते हैं और मेमल्स में हम लोग एनिमल्स को लेंगे फॉर द स्टडी। अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो एनिमल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो होता है लाइक कॉकरोच एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होता है, लेकिन उसकी ये ट्यूब 9 मीटर तक जो होती है वो लॉन्ग होती है। फिर माउथ डाइजेशन के जो स्टार्ट होता है सिस्टम का वो माउथ से होता है। तो माउथ की जब हम बात करते हैं तो मुंह में जब हम फूड लेके जाते हैं तो देन हमारा माउथ के अंदर जो टंग है उसके ऊपर जो टेस्ट बड्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये फूड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगी या वो वहीं से जो है वो आपकी बॉडी एक्सपेल कर देगी। तो अगर हमारे फूड जो है वो डाइजेस्ट होने के लिए एग्री हो गई है तो देन हमारा माउथ जो होगा वो सारे टंग, लिप्स, चीक्स को यूज़ करते हुए इस फूड को जो है वो क्रश करेगा और फिर क्रश करने के बाद जब ये फूड आपकी जो है मैकेनिकली एंड केमिकली डाइजेस्ट होगी तो उसके बाद आपकी जो है वो फूड स्वैलो हो जाएगी। फूड स्वैलो होगी और स्वैलो होने के बाद थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपकी जो है वो माउथ से ईसोफेगस के अंदर ट्रैवल करेगी। अब माउथ से जो फूड ईसोफेगस में ट्रैवल करती है उसमें सबसे पहले जो होता है वो आपका सॉफ्ट पैलेट बंद होता है ताकि आपकी नेज़ल कैविटी स्टॉप हो। देन आपका एपिग्लॉटिस जो होता है वो ब्लॉक होता है ताकि आपकी जो फूड का बोलस है वो डायरेक्टली जो है वो आपके फेरिंक्स से ईसोफेगस में चला जाए और जैसे ही फेरिंक्स से ईसोफेगस में जाता है तो वहाँ पे आपके प्रॉपर सर्कुलर मोशन की रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फूड होती है प्रोपेल होती है इनटू द स्टमक। और फिर उसके बाद जो होता है समटाइम्स ऐसा होता है कि फूड जो होती है वो स्टमक में जाने के बजाय आपके माउथ में आना शुरू हो जाती है। तो इस मूवमेंट को हम लोग एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट के अंदर जो फूड होती है समटाइम्स आपकी स्टमक लाइनिंग जो होती है वो हाईली डिस्टर्ब होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है कि फूड जो होती है वो स्टमक में नहीं रहती और स्टमक जो होता है वो उसको थ्रू ईसोफेगस माउथ के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टमक की। स्टमक जो होता है ये बेसिकली आपकी सबसे बड़ी जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इनलार्जमेंट है और ये जे शेप्ड होता है, यानी कि ये जो होता है ये आपकी कॉइल जो होती है ये इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अंदर जो होता है वो आपकी बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट को हम लोग सिरोसा कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मसल एक्सटर्ना आता है, देन सब म्यूकोसा लेयर और आखिर में म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके स्टमक की लाइनिंग को पेप्सिन और डिफरेंट हाइड्रोलिक एसिड के एक्शन से जो होता है वो बचा रही होती है। उसके बाद आपके स्टमक में 2 तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन के अंदर आपको अगर ये नज़र आए तो ये आपके स्टमक की इंटरनल लाइनिंग के अंदर सर्टेन पिट्स होते हैं जिनके अंदर से गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो बाहर इजेक्ट होता है और ये जो आपके सारे सेल्स होते हैं ये आपकी म्यूकस सेल्स, म्यूकस लेयर और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो जूसेस होते हैं वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं जो कि इन पिट्स से जो होता है वो बाहर आते हैं और आपकी जो स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। जब आपके फूड जो होते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट हो रहा होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अगर देखा जाए तो ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि 6 मीटर इन लेंथ है और आपकी जो होती है ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जूजिनम एंड इलियम। और ये जो होते हैं जैसे जैसे फूड आगे मूव करती जाएगी साथ साथ जो होता है वो फूड डाइजेस्ट होती है और उसके साथ साथ जो होता है वो एब्जॉर्ब होती है।
पहले अगर मैं स्टमक की डाइजेशन की बात करूं तो स्टमक की डाइजेशन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो होता है वो एक्सेसरी ग्लैंड, जिनमें हमारे पास पेनक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी डाइजेशन के अंदर। तो मैं पेनक्रियास की बात करूँ तो पेनक्रियास के अंदर जो होता है वो मेन आपका पेनक्रियाटिक जूस होता है, जिसमें आपके पास वाटर भी होता है और एंजाइम्स भी होते हैं। वो एंजाइम्स और वो जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, बेसिकली आपका जैसी फूड एंटर होगी इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो एसिडिक होगी। उस एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, वो उस फूड को न्यूट्रलाइज करेगा एंड देन उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। क्योंकि जो पेनक्रियास होता है उसके अंदर 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पहला होता है अमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, फिर हमारे पास लाइपेज आता है जो कि फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा होता है, आखिर में हमारे पास ट्रिप्सिन आता है जो कि पेप्टोन्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो उसके बाद जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर आपके कुछ ऐसे जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो उनको जो है एक्टिव करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एक फैक्टर रिलीज़ करते हैं जिसको हम लोग एंटीरोकाइनेज फैक्टर कहते हैं। ये एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और ये ट्रिप्सिन जो होता है ये फर्दर एक और एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि है ट्राइमोट्रिप्सिनोजिन। उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्लैंड आता है जो कि है लीवर। लीवर सबसे बड़ा जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है और वो अपनी सारी सिक्रीशन जो होता है वो स्टोर करता है इनटू द बाइल जूस। बाइल जो होता है वो बेसिकली आपके पास बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल और सेल्स के ऊपर जो होता है वो कंसिस्ट होता है। ये आपका जो मेन जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको एमल्सिफिकेशन में जो होता है ये रोल प्ले कर रहा होता है। उसके साथ साथ बाइल जूस जो होता है वो आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले कर रहा होता है। तो बाइल जूस जो लीवर प्रोड्यूस करता है वो जिस चीज़ में स्टोर होता है उसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब गॉल ब्लैडर एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये 18 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड होता है और ये जो होता है ये आपके लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है और लीवर की जितनी भी सिक्रीशंस होते हैं ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रही होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ तक तो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका जुजिनम परफॉर्म कर रहा होता है। जुजिनम जो होता है वो आपके जो है जितनी जुजिनम के अंदर जो होता है वो एक विलाई स्ट्रक्चर होता है जो कि रफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। जैसे ही फूड इन विलाई के ऊपर जो होता है वो ट्रैवल करती है इससे जो होता है वो फूड की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि विलाई जो होता है वो इसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद जब सारी फूड डाइजेस्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो देन जो रिमेनिंग फूड होती है वो मूव करते हैं टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एंटर हो जाती हैं। तो फिर आपका जो फूड होता है वो जैसे जैसे फर्दर मूव करता जाएगा आपकी डाइजेशन होती जाएगी और जो आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो एक रेक्टम के अंदर जो होगा वो आके स्टोर हो जाएगा। रेक्टम के अंदर आपके जो स्पिंक्टर्स होंगे इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा और आपके मसल्स की रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीसिस होगी वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगी। आखिर में हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ में। तो जो सबसे पहले हमारे पास वो डिजीज़ है उसका नाम है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया उस बीमारी को कहते हैं जिसके अंदर आपके फूड जो होते हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होती और इस वजह से आप लोगों को एब्डोमिनल पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है एंड समटाइम्स जो होता है वो नॉजिया फीलिंग भी होती है। उसके बाद हमारे पास आती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा बेसिकली टीन एजेस की बीमारी होती है जिसमें टीन एजर्स को लगता है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं और वो जो होता है वो खाने पीने से इनकार कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा हद तक कमी हो जाती है और उनकी जो होती है प्रॉपर्ली बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो नहीं होती। ये क्योंकि ब्रेन की डिजीज़ है तो इसको प्रॉपर साइकियाट्रिक थेरेपी से जो होता है ये क्योर किया जा सकता है। देन हमारे पास आता है अल्सर। अल्सर तो हम सब ने सुना होगा कि अल्सर बेसिकली जो होता है वो आपके स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो जाती है और उसके ऊपर जब एंजाइम्स आते हैं और जब ग्लैंड्स आते हैं तो वो उसको स्टमक की लाइनिंग को जो होता है वो हर्ट करते हैं और पेन क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर जो होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स ऐड कर रहे होते हैं और इसके अंदर प्रॉपर मेडिसिन लेने से और प्रोटीन्स को कम यूज़ करने से जो होता है वो आपकी ये चीज़ क्योर हो सकती है। देन आखिर में हमारे पास आती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो होता है वो आपका फूड जो होता है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता और आपको वॉमिटिंग और डायरिया जैसे जो होते हैं वो हो जाते हैं और इसकी मेन रीज़न ये होती है कि फूड के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है और आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग को जो होता है वो डिस्टर्ब करते हैं और आपके अंदर जो होता है वो वॉमिटिंग या डायरिया जो होता है वो क्रिएट हो रहा होता है।
फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पाइल्स एंड हेमोराइड्स की। पाइल्स एंड हेमोराइड बेसिकली ये वो दाने होते हैं जो कि आपके एनस के अराउंड जो होता है वो क्रिएट हो जाते हैं, और जब आप लोग जो होता है वो डेफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से ये दाने फटते हैं और इनसे ब्लड और लिक्विड रिलीज होता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। तो देन इसको जो होता है अगेन प्रॉपर थेरेपीज और सर्टेन मेडिसिन के थ्रू क्योर किया जाता है और पेशेंट्स को रेकमेंड किया जाता है कि वो हार्ड सीट्स के ऊपर मत बैठें। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू किया। आई होप आपको आज के टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care.